Hello everybody. In this video we are going to continue the topic and that is early Roman Empire. प्रीवियस वीडियो में आपने रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ा था, तो जो टॉपिक जो आज का है वो टॉपिक उसी का बी पार्ट है। प्रीवियस वीडियो में आपने स्टडी किया था रोमन एम्पायर एक काफ़ी बड़ा एम्पायर था और जो उनके राजा होते थे उन्होंने उसको फर्दर एक्सपेंशन करने से इनकार कर दिया था। क्यों? वो ऑलरेडी इतना बड़ा हुआ है। आज के इस वीडियो में हम उससे आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, आपको पता है कि रोमन एम्पायर काफ़ी एक्सपेंड है ना, काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ है और किसी भी राजा ने इसको और फर्दर एक्सपेंशन करने से इनकार कर दिया। फिर भी ये एम्पायर धीमे धीमे से और एक्सपेंड होता है। बाद में जो ईस्ट की साइड में जो एम्पायर होते थे उन एम्पायर को रोमन एम्पायर में मिला लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है कि वेस्ट की डायरेक्शन में, यानी कि एक नदी थी, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, और उसे हम कहते हैं यूफ्रेट रिवर। उस नदी के वेस्ट में, जिसका वेस्ट है, जो एम्पायर थे उन एम्पायर को भी रोमन एम्पायर के अंदर मिला लिया गया। तो रोमन एम्पायर जो है काफ़ी बड़ा हो चुका है और इन एम्पायर से रोमन एम्पायर को बहुत ज़्यादा इनकम भी होती है, तो यानी कि काफ़ी ये इम्पोर्टेंट भी है। रोमन एम्पायर जो काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसमें एक खास बात है कि इसमें जो राजा है उस राजा का पूरे एरिया में, पूरे एम्पायर में डायरेक्ट रूल होता है। तो रोमन एम्पायर का ये बहुत बड़ा फीचर है कि उस टाइम पर राजा का डायरेक्ट रूल होता था पूरे एम्पायर में। कितना ही बड़ा एम्पायर क्यों ना हो, राजा का उसमें डायरेक्ट रूल है। तो इससे क्या हुआ, रोमन एम्पायर जो है और अधिक बड़ा हो गया है ना, और उसकी उस समय पॉपुलेशन जो थी 6 करोड़ तक पहुंच गई थी। उस टाइम पर भी पॉपुलेशन इतनी अधिक थी, तो राजा के लिए थोड़ी सी दिक्कत है। उस टाइम पर रूल करने के लिए कोई गवर्नमेंट तो होती नहीं थी। तो क्वेश्चन ये है कि राजा किस तरह से इसको मैनेज करता था, इतनी बड़े राज्य को राजा किस तरह से संभाल के रखता था। तो क्या था वहां पर, देखिए, राजा ने राज्य को कई सारे प्रोविंस में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, और हर प्रोविंस से टैक्स लिया जाता था। तो आपने देखा जो इतना बड़ा एम्पायर था उसको प्रोविंस में डिवाइड कर दिया था, प्रोविंस में। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जो इतना बड़ा एम्पायर है उसमें जगह जगह पर सिटीज बनाई गई थी। पूरे राज्य में सिटीज बनाई गई थी जगह जगह पर, है ना। तो क्या हुआ था, इन सिटीज की हेल्प से, इन सिटी की हेल्प से जो गांव का जो एरिया होता है, इसे आप कह सकते हैं कंट्री साइड। कंट्री साइड मीन्स गांव का एरिया, उसको भी ठीक से मैनेज कर सकते थे। इतना बड़ा राज्य है, उसको हमने बोला प्रोविंस, प्रोविंस में डिवाइड कर दिया हमने उसको, है ना। उसमें क्या है, फिर सिटीज बनाई गई हैं और सिटीज की हेल्प से गांव के एरिया को भी कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो सिटीज की हेल्प से गांव का जो एरिया होता था उस एरिया से टैक्स को कलेक्ट कर लिया जाता था। तो जो आपका एम्पायर है रोमन एम्पायर, उसको बहुत बड़ी अमाउंट में टैक्स प्राप्त होता था। सिटीज का ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का होता था, देखिए, हर सिटी की अपनी एक टेरिटरी है। ठीक है, उसका एक एरिया डिसाइड है, कितना उसका एरिया होगा, है ना। सिटीज में उसके खुद के मजिस्ट्रेट होते थे और सिटी काउंसिल भी होती थी, सिटी काउंसिल भी होती थी। सिटी का एरिया डिसाइड है कितना उसका एरिया होगा, और इसके साथ साथ वहाँ पर सिटी का मजिस्ट्रेट होता था एंड सिटी काउंसिल भी होती थी। एक सिटी में दूसरी सिटी इन्वॉल्व नहीं हो सकती है, एक सिटी की टेरिटरी के अंदर दूसरी सिटी नहीं आ सकती है, लेकिन एक सिटी के अंतर्गत कई सारे गांव आते थे। कोई भी सिटी या कोई भी गांव जो डेवलप होते थे वो राजा की कृपा से होते थे। अगर राजा नाराज हो गया तो किसी भी सिटी को गांव बना सकता है, अगर राजा खुश हो गया तो किसी भी गांव को सिटी बना सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सिटी में जो लोग रहते थे उन्हें कौन कौन से एडवांटेज प्राप्त होते थे। सिटीज में जो लोग रहते हैं उन्हें कौन कौन से एडवांटेज प्राप्त होते हैं। देखिए, सिटीज में इंटरटेनमेंट,
के मीन्स होते थे, यानी कि वहाँ पर मनोरंजन करने के साधन भी होते थे। तो ऐसे सबूत प्राप्त हुए हैं जिसमें बताया गया कि वहाँ पर एक साल में लगभग 176 डेज ऐसे भी होते थे जिसमें कोई ना कोई इंटरटेनमेंट की एक्टिविटीज होती थी। कैलेंडर में देखा जाए तो 176 डेज ऐसे भी हैं जिस दिन कोई ना कोई इंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ कोई ना कोई एक्टिविटी वहाँ पर होती थी। ठीक है। और दूसरा एडवांटेज क्या है, सपोज गांव में फैमान आ गया, फैमान का मतलब होता है अकाल। ठीक है। तो गांव में जब फैमान आएगा तो उससे क्या होगा, फूड ग्रेन्स की सप्लाई कम हो जाएगी, है ना, और लोगों को फूड ग्रेन प्राप्त नहीं होगा, यही तो होगा। लेकिन शहर में जो लोग रहते हैं उन्हें एडवांटेज क्या है, चाहे फैमान आए या कुछ भी हो, उन्हें भोजन की कोई कमी नहीं होती थी। तो यानी कि जब आपका फूड ग्रेन शॉर्टेज है उस टाइम पर भी उनको भोजन की चिंता नहीं होती थी। सिटी का एक फीचर और भी था वहां पर, और वो था पब्लिक बाथ। तो वहां पर कई सारे बड़े बड़े पब्लिक बाथ बनाए गए थे जिसमें कई सारे लोग एक साथ स्नान कर सकते थे। पब्लिक बाथ जो है रोमन एम्पायर का सिटी लाइफ का सबसे बड़ा फीचर था कि वहां पर पब्लिक बाथ पाए जाते थे। जैसे कि मोहनजोदाड़ो में आपने देखा था कि वहां पर पब्लिक बाथ पाया गया था और वहां पर कई सारे लोग स्नान करते थे। इसी तरह से यहाँ पर रोमन एम्पायर में भी पब्लिक बाथ थे और उसमें कई सारे लोग स्नान करते थे। जब ईरान के लोगों ने अपने यहाँ पर भी पब्लिक बाथ को बनाया तो वहाँ के लोगों ने इसका बहुत विरोध किया। क्यों? क्योंकि पानी जो है, वाटर जो है, एक बहुत ही पवित्र वस्तु है और जब इसमें पब्लिक स्नान करेगी तो क्या होगा, गंदा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या बोला था, पब्लिक बाथ को बंद कीजिए। तो ईरान के लोगों को इसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई थी, लेकिन रोमन एम्पायर में पब्लिक बाथ होते थे। आपने देखा था कि रोमन एम्पायर में जो लोग सिटी में रहते हैं उन्हें भोजन की चिंता होती नहीं थी, तो वहां पर कोई फैमान नहीं आता था। फैमान जो आते हैं वो सिर्फ ग्रामीण एरिया में आते हैं, कंट्री साइड में आते हैं, है ना। तो देखिए क्या होता था वहां पर कि सिटी के जो लोग हैं वो लोग गांव के एरिया से सारा अनाज को खरीद लेते थे। जब आपका हार्वेस्ट का टाइम होता है, जब फसल काटने का टाइम जब होता है ना, उस टाइम पर सिटी के लोग जो हैं गांव के एरिया से गेहूं, है ना, और कई सारे जो अनाज होते थे वो सब खरीद लेते थे। दाल जो होती थी उनको खरीद लिया और अपने घर में स्टॉक कर लिया पूरी साल का। उसके बाद में गांव के एरिया में जो अनाज जो है बहुत कम रह गया, है ना, तो गांव के लोग उसी बचे हुए अनाज को, दाल को खाकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। और जब सर्दियां जब आती थी, सर्दियों के टाइम पर उन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता था। अनाज खत्म हो गया है तो अब वो लोग पेड़ पौधे, उनकी जड़, है ना, और पत्ते, फल इस तरह खाकर अपने जीवन को व्यतीत करते थे। जब भोजन कम होगा और भोजन अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा और ऐसे भोजन को जब वो खाएंगे तो उन्हें कई सारी बीमारी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सिटी में जो लोग रहते हैं उन्हें कोई टेंशन नहीं थी और उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होती थी। आपने अभी तक स्टडी किया, रोमन एम्पायर में अभी तक किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, है ना। आपने देखा था कि राज्य जो है बहुत बड़ा है और उस राज्य में शांति है। फर्स्ट सेंचुरी में और सेकेंड सेंचुरी में किसी तरह का कोई भी वॉर नहीं हुआ और वहां पे क्या था, शांति थी, पीस था। फर्स्ट सेंचुरी और सेकेंड सेंचुरी में क्या थी, शांति थी, है ना। लेकिन जब थर्ड सेंचुरी जब आती है उस टाइम पर रोमन एम्पायर में थोड़ी सी परेशानी देखने को मिलती है और इसलिए यहाँ पर हेडिंग पड़ी है थर्ड सेंचुरी क्राइसिस, तीसरी शताब्दी का संकट। अब संकट क्या है, ईरान में 225 ईयर्स में एक डायनेस्टी इमर्ज होती है, डायनेस्टी इमर्ज होती है और वो काफी ज्यादा खतरनाक डायनेस्टी साबित होती है। इस डायनेस्टी के लोग अपने आप को ससानियन कहते थे, है ना, और इसे हिंदी में कहते हैं ससानी। उस डायनेस्टी के लोग अपने आप को ससानी कहते थे और वो डायनेस्टी जो थी 15 ईयर्स के अंदर काफी ज्यादा डेवलप हो जाती है और रोमन एम्पायर के आसपास के एरिया पे अटैक करना शुरू कर देती है। ईरान का एक राजा था, इसका नाम था शाहफुर फर्स्ट। उसने एक रॉक इनस्क्रिप्शन लिखवाया और वो 3 लैंग्वेज में लिखा हुआ था। पत्थर पे उसने एक राइटिंग लिखवाई है और वो 3 लैंग्वेज के अंदर है और उसे क्या लिखवाया है,
इसने लिखवाया कि मैंने अकेले ने रोमन एम्पायर की 60,000 आर्मी को मार दिया है। ठीक है, उस टाइम पर जो राजा महाराजा जो होते थे वो क्या करते थे, अपनी जीत की याद में वो पत्थरों पर लेख लिखवाते थे, जैसे कि अशोक ने लिखवाई है ना। तो उसने भी एक रॉक इंस्क्रिप्शन लिखवाया हुआ है और उसके अंदर बताया उसने कि मैंने अकेले ने 60,000 आर्मी को मार दिया रोमन एम्पायर की। उस टाइम पर आपको पता है रोमन एम्पायर की एक बहुत बड़ी आर्मी थी, कितनी थी, 1 लाख, और उसमें से उसने 60,000 आर्मी को मार दिया। तो यानी कि आधी से अधिक आर्मी को उसने मार दिया है। तो ये रोमन एम्पायर का एक बहुत बड़ा नुकसान है। इस रॉक इंस्क्रिप्शन में सापुन ने एक क्लेम और किया कि उसने रोमन एम्पायर की जो ईस्टर्न कैपिटल थी, है ना, जिसका नाम था एंटीओक, उसको भी उसने अपने कब्जे के अंदर कर लिया। तो पहला संकट आपने देखा कि जो आपके ईरान का जो राजा है उसने रोमन एम्पायर को बहुत नुकसान पहुंचाया। इसके बाद देखिए सेकंड संकट क्या था। जो जर्मन ट्राइब्स थी, जर्मन ट्राइब्स, ट्राइब का मतलब होता है आदिवासी लोग, ठीक है, उन्होंने भी डैन्यूब रिवर एंड राइन रिवर के आसपास के एरिया में कई बार अटैक किए। तो अब क्या हुआ, जो आपका रोमन एम्पायर था उसे डैन्यूब रिवर के आसपास का एरिया और राइन रिवर के आसपास का एरिया छोड़ना पड़ा। ठीक है, तो उसका लॉस यहाँ पे हो रहा है। तो जब कई बार उनके ऊपर लगातार आक्रमण हुए तो वो लोग परेशान हो जाते हैं, इसलिए वो लोग जर्मन ट्राइब्स को क्या कहते हैं, बारबेरियन। ठीक है, रोमन एम्पायर में जो क्राइसिस आया हुआ है वो क्राइसिस इतना खतरनाक था कि 47 ईयर्स के अंदर ही लगभग 25 इम्परर चेंज हो जाते हैं। देख लीजिए 47 यानी कि 50 भी नहीं हुआ है, 50 साल के अंदर कम से कम 25 एम्परर चेंज हो गए, है ना। अगर एवरेज निकालें तो उसका एक राजा के हिस्से में 2 ईयर्स आ रही हैं। ठीक है, तो इससे प्रूव होता है कि रोमन एम्पायर के अंदर इंटरनल टेंशन थी, मतलब क्राइसिस है, वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ वहाँ पर जरूर है, वो लोग परेशान हैं। तभी तो बार बार चेंज हो रहा है, नया राजा बनता है। जब गवर्नमेंट नहीं चेंज होती है या राजा चेंज होता है और कुछ टाइम बाद दोबारा चेंज हो जाता है तो क्या है कि कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाएगा, है ना। जब एक गवर्नमेंट लंबे समय तक राज्य करती है तो वहाँ पर कुछ काम हो सकता है। तो यहाँ पर इस बात को दिखाने की कोशिश की गई है कि रोमन एम्पायर में इंटरनल टेंशन थी, वहाँ पर क्राइसिस था। तो आज के इस वीडियो में आपने देखा रोमन एम्पायर में सिटी लाइफ किस तरह की होती थी और वहाँ पर किस तरह क्राइसिस डेवलप हुआ था। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।